Hi, very good afternoon. This is Ranjit sir, physics class 6. Today I am going to start position vector. Already we have started class 11, chapter 4, motion in plane, right? In that, we already talk about the laws, parallelogram laws, addition of vectors, subtraction. But today we will focus about the position vector. Then we'll turn about the multiplication of vector, means we can say as a product of vector. Okay. So first of all, what is position vector? Position means we can say as a changing of point. Changing of point. As you know what is as like a displacement. What is displacement? Changing of point, changing of position. What is motion? Changing of position. तो ये सारी बात को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पोजीशन वेक्टर क्या होती है? जैसे सपोज हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। कौन सी प्लेन सरफेस एरिया है हमारा? ये सपोज 2D, 2 डायमेंशनल है, x और y का है ना। तो इसमें हमारा पोजीशन क्या है? सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से ट्रांसफर करता है यहाँ से यहाँ पे जाता है, तो जो पोजीशन को चेंज किया है, जो पॉइंट को चेंज किया है, उसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ओके। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे हम लोग, ये चीज को देखना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो आपका दो एक्सिस पे डिपेंड करता है। कौन कौन से एक्सिस होता है? जैसे आपका आ गया a x और दूसरा है a y। जैसे करने मतलब क्या हो गया? एक बार जा सकता है x की ओर या फिर हो सकता है y की ओर जा सकता है। ओके। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर ऐसा होता हो, सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है और इस x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल यहाँ पे ज्वाइंट है, कुछ थीटा यहाँ पे है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे हम लोग कि x एक्सिस की ओर, x एक्सिस की ओर ये हमारे पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ax जो है आपका a cos थीटा है, a cos थीटा है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसी का कंपोनेंट ऊपर की ओर क्या होता है। यहां से कंपोनेंट अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्ट डायग्राम में, ठीक है। तो इसके ऊपरी वाले का कंपोनेंट क्या है? तो सर ay है। ay हमारा क्या हो जाएगा? तो b cos थीटा, ठीक है। यहां से मतलब इधर वाला a आ गया और उधर वाला o आ गया। तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट क्या करता है? अपनी पॉइंट को ट्रांसफर करता है, इवन x की ओर ट्रांसफर करता हो या y की ओर ट्रांसफर करता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि सर ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जैसे सर ये पोजीशन वेक्टर ठीक है चेंज हुआ है, लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात होगी तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये समझेंगे आप लोग कि हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, इस प्रकार से ऐसा बना हुआ है, 3 एक्सिस है। ये कौन सी है? x है, ये y है, ये z है। ओके। अब देखेंगे कि x वाले जो होता है ना, x वाले एक्सिस को वेक्टर की फॉर्म में इसे i बोलते हैं और यहाँ हेड पे क्या रहता है? कैप लगा होता है, i कैप हो गया। मतलब x की ओर क्या है? i है। इधर y की ओर क्या होता है? j होता है। इधर क्या होता है? k होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस कहते हैं और द 3D स्पेस बोला जाता है। अगर कभी बोला जाए कि मुझे ये बताइए, ये पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि एक्सिस है, ठीक है। दूसरी पॉइंट में ये देखिए कि जब भी कभी अगर इसे शॉर्टेस्ट पोजीशन निकालना हो कि कोई एक लेंथ इधर की ओर जा रहा है, एक लेंथ इधर की ओर जा रहा है, तो मुझे बताइए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं? तो सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हमारा एक यूनिट देख हमारा है, तो लिखेंगे रूट अंडर ax
इसको या फिर नहीं लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एक्स का स्क्वायर कौन वेक्टर है? आई वेक्टर है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे दूसरा कौन सा आ गया? ए आ गया, ए वाई का स्क्वायर कौन वेक्टर वाई की ओर है? जे की ओर है, ये जे लिख सकते हैं। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो? एक कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप एक कंपोनेंट इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जब भी कभी अगर बोलेगा इस प्रकार से, हम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद अगर कभी पूछता है कि बताइए ए की ओर से एक्स में यहां से इधर की ओर कितना एंगल है, या फिर इसका बी प्रोडक्ट का ए की ओर में कितना एंगल है, एंगल पूछ सकता है, ठीक है। तो जब भी कभी एंगल अगर पूछता है यहाँ पे, तो कैसे हम क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे एंगल निकालने के लिए क्या होता है, मैं अगली बात लिखता हूं यहाँ पे कि फॉर फाइंडिंग एंगल, ठीक है, एक्स टुवर्ड ए एंगल। अगर एक्स की ओर है, मतलब एक्स की ओर से पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan अल्फा इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ठीक है। अगर ए की ओर पूछा हो कि फाइंड द एंगल अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड ए, एक्स एक्सिस की ओर ए की ओर में, एक्स की ओर क्या है, फिर इधर की ओर एंगल क्या होगा? तो ए वाई जो कंपोनेंट है डिवाइड बाई एक्स कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पूछता है कि फाइंड द एंगल है ना वाई एक्सिस टुवर्ड बी, अगर वाई एक्सिस पूछता है टुवर्ड बी की ओर में, तब क्या होगा एंगल? तब उस समय क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया, है ना। तो इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहेगा, सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि कोई भी एक लेंथ है, कोई भी एक लेंथ हमारे पास दिया हो, जैसे कि ए कंपोनेंट मेरा दे दिया है कितना? 2i प्लस 6j। फाइंड बोलेगा ए एक्स, यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट कितना है, दूसरा ए वाई कंपोनेंट यहाँ कितना है, तीसरा क्वेश्चन से पूछेगा कि ए निकालिए, ए कंपोनेंट निकालिए, है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ एक्स टुवर्ड ए की ओर, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सोचना है क्या दिया, फिर से सोचेंगे हम लोग। ए कंपोनेंट हमारा दिया हुआ, मतलब ए यूनिट वेक्टर यहाँ पे दे रखा है 2i प्लस 6j। पूछा क्या है? फाइंड ए एक्स के कंपोनेंट कौन सी है, ए वाई कंपोनेंट क्या है, ए क्या है, और फाइंड एंगल। देखिए यहाँ पे सब आपको दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ ए एक्स हमारा तो कैसे हम पहचानेंगे? देखिए ए एक्स के साथ क्या लगा है? आई लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ए एक्स इक्वल टू, ये आई वेक्टर का है तो इसकी कंपोनेंट कितना होता है? 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ए वाई कौन सा है? जे वेक्टर, इसका कंपोनेंट क्या है? 6, तो हम लिख देंगे ए वाई इक्वल टू 6, आंसर हो गया। अब चलेंगे तीसरा पर, ए पूछा है, ए निकालिए। ए देखिए निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? इसको हम लोग क्या करेंगे? ए एक्स का कितना दिया हुआ है? ए एक्स यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 से यहाँ पर 4 हो गया, प्लस ये कितना 6 है, 6 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 40 हो जाएगा, रूट 40। तो क्या इसी प्रकार से लिखेंगे इसको, या फिर इसको आप फैक्टर कर दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे रहना है तो यहाँ पर लिख दीजिए यूनिट, ए का इतना यूनिट आ गया, ठीक है। आप हमेशा इस प्रकार से लिख सकते हो। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ एक्स टुवर्ड ए की ओर, तो एक्स की एंगल पूछ रहा है टुवर्ड ए की ओर, तो क्या निकालेंगे हम? tan अल्फा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई कितना है? 6
डिवाइडेड बाय कितना ये हो गया, तो कितना हो गया 3, तो tan अल्फा पूछा था तो tan अल्फा लिख दीजिए, या फिर अगर अल्फा पूछेगा तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन में करवाता हूं, पहले इसको आप देखिए। ओके, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आया हुआ था। ठीक है, ये इंडियन नेवी की कंपटीशन में दिया हुआ था। यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड अल्फा, अल्फा निकालना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग कुछ भी नहीं है, सोचना है। पहले सोचना यह है कि हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है 0.6i प्लस अल्फा जेटा। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ए जो है यूनिट वेक्टर है, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। आपको पता है ना, मैं कल बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे, लेकिन यहां पे यूनिट वेक्टर दिया है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है 1। तो यहां पे देखिए a इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड अल्फा। तो इसका मतलब है a हमारा वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 0.6 अल्फा, सॉरी 6i प्लस अल्फा। यूनिट वेक्टर के मतलब हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कितना होता है 1 होता है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब क्या करना है, इसको दोनों साइड ऑफ स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड स्क्वायर करोगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आप इस प्रकार से दोनों स्क्वायर मिला, मतलब कि ऐसा मत करना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं। इसमें करना है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सभी को क्या करना स्क्वायर करना है। ठीक, इस प्रकार से स्क्वायर करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0.36 प्लस ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे 1 माइनस 0.36, ये कितना हो जाएगा 0.64। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 0.64, तो वैल्यू कितना आ जाएगा यार 0.8। मतलब है कि अल्फा की वैल्यू यहां पर कितना है 0.8। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ था इफ a इज a यूनिट वेक्टर देन फाइंड अल्फा। अगर आपको वेक्टर दे रखा है, तो आपको अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अल्फा निकालना है। हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देख लिए इसको। देखिए अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मैं जितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूं सारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और सारे टॉपिक पे मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट क्लियर हो रही है आपको। यहां पे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स लगाई जा रही है कितने की न्यूटन से, तो 10 न्यूटन से फोर्स लगाई जा रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो हमारी बेस लेवल से ये कितना एंगल, जैसे ये हो गया, इसको उठा जैसे, है ना, जैसे आप किसी ट्रॉली को देखा होगा, है ना, तो ट्रॉली को देखे होंगे तो अपनी ओर जैसे अगर बेस पे रखा हुआ, अगर उसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसकी बेस लेवल से उसकी एंगल कितना बन जा रही है, सपोज मान लो 45 बन रही है। ठीक है, तो अब उस पे फोर्स अप्लाई कितना कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन। तो पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, आ जाइए देखिए, मैंने बताया था अभी फिगर में, ये वाली क्या है एक्स एक्सिस की ओर, मतलब ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा, ये हो गया आपका, ये एंगल बन रही है 45 डिग्री। और ये क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई इक्वल टू हो गया बी, सॉरी है ना, बी साइन थीटा।
सुधार लेंगे आप, बी साइन थीटा है, ठीक है। ये क्या हो गया, बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाली है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, ए हमारा कांस्टेंट टर्म है, बी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं, एफ cos थीटा। आप देखिए एफ कितना है, 10 इंटू cos थीटा 45, कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2, ठीक है। इससे आप अगर कैलकुलेशन करना है तो इस प्रकार से कर दीजिए, 10√2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5√2, ये आ जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करेंगे हम, एफ साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिसके बेस के साथ जो रिजल्टेंट की एंगल जुड़ा होता है वहां पे cos थीटा लगता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाता है, साइन थीटा भी आ जाता है। वेक्टर वही रहेगा, सारा चीज वही रहेगा, बस एंगल क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अगर ये देखिए ये बेस हो गया, इसके साथ ये जुड़ा है तो क्या होगा, cos होगा, इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। चलिए हम ऊपर की बात करते हैं, तो 10 और sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। इसका मतलब है इसका वैल्यू भी इतना ही आएगा, तो 5√2, ठीक है। दोनों की कंपोनेंट की वैल्यू चल गया आपको, ये बात हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देख लीजिए, अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन देता हूं मैं। इफ a इज इक्वल टू 3i + 4j, अगर a एक वैल्यू है, एक वेक्टर दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन x की ओर भी है y की ओर भी है, समझिएगा, समझिएगा, मैं पॉइंट पे टच किया हूं। इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन बता दिया, इस पे भी मैं क्वेश्चन बता दिया, इस पे भी मैं क्वेश्चन बता दिया। अभी आपके क्वेश्चंस किस पे जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर पे देखिए। a इज इक्वल टू 3i + 4j, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझेंगे आप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर a तो हमारा ये दे रखा है, लेकिन हम मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, ये मोड ही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मोड निकालेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 3 का इतना स्क्वायर और 4 का हो जाएगा, ओके। 3 3 is 9 + 4 4 is 16, ये कितना हो जाएगा, 25, 25 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 का रूट, ये कितना आ जाएगा, 5, ये निकल गया, मोड निकल गया। अब मुझे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मोड a। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा कौन सा है, ये ए वाला है, तो हम लगाएंगे 3i + 4j डिवाइड बाय ये जो लिए है 100, तो यहां पर लिख देंगे 5, तो ये मेरा क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर में हमेशा मोड रहता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से, ए का स्क्वायर मतलब कि हॉरिजॉन्टल का अंडर एक्सिस वाला और ये आएगा वर्टिकल वाला, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर को, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि अगर 3 एक्सिस रहेगा, x y z रहेगा, तो हम कैसे करेंगे, ओके। देखिए अब हमारे पास एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन ज्यादा रहता है, क्योंकि इस पे जैसे कि मोशंस में आप पढ़ेंगे, किसी फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाज उड़ रही है, बुलेट निकल रही है, तो ये सब क्वेश्चन उसमें पढ़ने का रहता है, ठीक है ना। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसमें ज्यादा यूज रहता है, रिलेटिव वेक्टर में ज्यादा यूज रहता है। क्यों बोले तो, क्योंकि इसमें 3D स्पेस होता है, 3D स्पेस होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है। तो x वाला मैं बोला था आपको कौन सी वेक्टर होता है, ये i होता है, ये कौन सा होता है, j होता है, ये क्या होता है, k
इंफिनिटी स्पेस पे सजाइए। कैसे होगा? एक्स वाला के साथ में कौन सा वेक्टर होगा? आई। चलो आई लिख दिए प्लस, अब देखिए कौन सा है? ए वाई, कौन सा वेक्टर? जे, प्लस और कौन सा रहा? ए जेड, कौन सा वेक्टर है यार? के। ये हो गया। किसी भी वेक्टर का जो फॉर्म है यार, 3 एक्सेस में फॉर्म है, 3 डायमेंशनल में जो फॉर्म है, तीनों को क्या करना? जोड़ देना है। अब ये देखना है कि सर अगर मुझे मोड पूछेगा, मोड निकालना रहेगा, ये तो यूनिट वेक्टर का ए निकाल लिया, लेकिन अगर मोड पूछेगा तो क्या करेगा? उसी के जैसा कीजिए। फिर ए मोड इस प्रकार से पूछ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसा ही क्या कीजिए? स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, जैसे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बस बात रहती है। और भी क्या बात रहती है? तो और भी कुछ नहीं है। आप यूनिट वेक्टर को बार बार कितना लिखोगे यार? यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर, तो ये तो आपको ये लिख दोगे, क्वेश्चन पूछेगा तो। और मोड निकालना रहेगा तो तीनों एक्सेस में। उस टाइम क्या किए थे? 2 एक्सेस का स्क्वायर किए थे और ऐड किए थे, लेकिन इसमें क्या करना है? 3 एक्सेस को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में कोसाइन डायरेक्शन। कोसाइन डायरेक्शन क्या रहता है? कोसाइन डायरेक्शन। कोसाइन डायरेक्शन मतलब ये हो गया कॉस एंगल के साथ लेता है, कॉस एंगल के साथ इसके लेके बताएंगे। कॉस एंगल के साथ कोसाइन डायरेक्शन जो करते हैं, तो कोसाइन डायरेक्शन कैसे आपको फॉलो करेगा? तो सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पर सपोज अगर अल्फा बन रहा है, यहाँ बीटा बन रहा है, यहाँ गामा बन रहा है, तो ये जो एंगल है आपको ना आगे चल के मैं बताऊंगा आपको लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग लैमिस थ्योरम को साइन के वर्जन लिया जाता है, बट हम लोग अभी देखेंगे कोसाइन डायरेक्शन। तो कोसाइन डायरेक्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाली एंगल पूछ रही है, मतलब कौन सा? कॉस अल्फा, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा। तीसरा हो सकता है कॉस गामा। तो हम इसमें क्या करेंगे? अल्फा वाला देखिए, अल्फा वाला जो ये कौन सी एक्सिस की ओर है? एक्स की ओर, तो यहां लिखेंगे ए एक्स डिवाइड बाई ए, बस इसका एंगल निकल जाएगा। अगर यहां पे कौन से है? बीटा वाला, वाई की ओर है, तो वाई की ओर है बीटा वाला, तो हम क्या करेंगे? ए वाई डिवाइड बाई ए, कॉस बीटा निकल जाएगा। गामा निकालना है तो क्या करेंगे? ए जेड डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया आपको कोसाइन डायरेक्शन। इसको याद रख लीजिएगा आप, कोसाइन डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पे एक बात याद रखें। क्या याद रखिएगा? कि वैल्यू जो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या होता है? 1 होता है। मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सीबीएसई का क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन देता हूं, पहले इसको हम बना दिए। ठीक है, इसको देखिए। ओके, देखिए अभी मैं आपको एक बताया था फॉर्मूला। क्या बताया था? कि कोसाइन डायरेक्शन में अगर आपको अल्फा की वैल्यू पूछेगा तो क्या करना है? ए एक्स बाई ए वेक्टर। बीटा पूछेगा तो ए वाई बाई बी, वाई बाई को हो जाएगा आपको ए वेक्टर, है ना। ए जेड वाई ए हो जाएगा गामा में। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक बात यहां याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा है आपको कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, ठीक है, गामा क्या होगा? फाइंड द वैल्यू। तो इसमें करना क्या है? इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले ये बात देखिए आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये बात लिख दी। अब ये देखिए कि साइन स्क्वायर अल्फा मतलब कि आपको एक फॉर्मूला याद है क्या? ये देखिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर लिख दे हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 1 तीनों जगह 1 है, इसको 1 क्या कर दीजिए आप सबको जोड़ लीजिए 1 प्लस 1 माइनस, अब इसको क्या कीजिए सबको एक जगह लिख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब यहां देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस इतना के बराबर मैंने बताया था फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, तो यहां 1 लिख देंगे। अब इसको घटा दीजिए कितना है 2 आएगा, ये मेरा आंसर निकल गया, फेंडर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो ये बात आ गया। अब एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसको पहले लिखिए आप। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 2k फाइंड। ठीक है, मतलब कि एक वेक्टर दे रखा है आपको, वेक्टर में आपको a इज इक्वल टू तीनों डायरेक्शंस की वैल्यूज दे रखा है, कंपोनेंट के साथ दे रखा है। पूछा है कि x y z बताइए कंपोनेंट कितना होगा, किस में, तो कंपोनेंट ऑफ a में x कितना है, y कितना है, z कितना है। दूसरा पूछा प्रोजेक्शन ऑफ a बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ a निकालना है आपको। तीसरा बोला है यूनिट वेक्टर बताएंगे, यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला देखिए यहां लिखा हुआ है। उसके बाद बोला डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ऑल एंगल्स, कोसाइन की डायरेक्शन बताना है सभी का, अल्फा बीटा गामा का। देखिए एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, x कंपोनेंट कितना है यार, ठीक है यहां लिखता हूं ax, देखिए x कितना है 6 हो गया, y कितना है 3, z कितना है 2, बन गया फर्स्ट वाला। दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ a, मतलब a प्रोजेक्शन पूछा है, क्या करेंगे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, कितना हो जाएगा 49, 49 का कितना होता है 7 यूनिट आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बोला यूनिट वेक्टर बताइए मुझे, बन रहा है ना, देख लीजिए आप यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाय मोड ऑफ a। अब देखिए a हमारा कहां पे है, ये वाली बात है, लिखेंगे 6i 3j 2k डिवाइड बाय मोड ऑफ a, मेरा कितना आया 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 हो गया 4 है ना, 4 में यहां बना दे रहा हूं आपको, 4 में कोसाइन अल्फा पूछा है, अल्फा बीटा गामा, तो आप बताइए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या था ax बाई a, ax कितना है ax 6 है, a कितना निकला है, ये हमारा देख लीजिए ये तो है ना, सॉरी ये यहां पर है, ये हमारा निकला 7, 6 बाई 7 हो गया। कॉस बीटा देखिए ay मेरा कितना है a बाई a 3 बाई 7, कॉस गामा देखिए, कॉस गामा क्या होता है a z बाई a, तो a z मेरा कितना है 2 बाई a कितना हो जाएगा 7, तो यहां से आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारी मैं बात बता रहा हूं आपको, ये सारा कंपोनेंट आपका है ना, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है, पोजीशन वेक्टर का है, ये कंपोनेंट यहां से आप निकाल सकते हो। जैसे कि कभी भी प्रोजेक्टाइल में पूछता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस में बताइए, वर्टिकल में बताइए, तो उस टाइम आप कंफ्यूज करेंगे। बट अभी आप क्या कीजिए, पहले कंपोनेंट लेने के लिए सीखिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लगता है, कॉस लगता है कि साइन लगता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस की ओर होता है या वाई की ओर होता है, ये पहले आपको क्या करना समझना है। तो ये क्वेश्चन को आप बना लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में कर सकते हैं कि अभी तक तो हम लोग दो वेक्टर को ऐड किए थे, दो वेक्टर का सम निकाले थे हम लोग, दो वेक्टर का हम लोग डिफरेंस निकाले थे, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन निकाले हैं कि सर पाइथागोरस थ्योरम पर क्या होगा हमारा, अगर एंगल पूछता है तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या होगा, ठीक, ए वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा, एंगल डिफरेंस क्या होगा, ये सारी बात मैं क्लियर कर चुका हूं, है ना, प्रत्येक वीडियो में मैं देख चुका हूं। अभी हमारे पास एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के मतलब ये समझिए आपकी ये जो बात आपको है ना, मतलब कि वेक्टर को आपको फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी बांटा गया था, आप एक बार मैं फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं आपको। एक था आपका स्केलर था और दूसरा आपका वेक्टर था, ठीक है। तो स्केलर के मतलब क्या होता है, स्केलर के मतलब ये होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। ये मैग्नीट्यूड है इसके पास लेकिन डायरेक्शन नहीं है, और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके सर, ये तो बहुत बेसिक बात है यार, ये टाइम पास वाली बात है, लेकिन हम लोग समझेंगे क्या, समझेंगे यहाँ पे कि वैसे क्वांटिटी जिसको डॉट से लिखा जाता है उसे वेक्टर स्केलर को क्या बोलो, स्केलर को। वैसी क्वांटिटी जिसे क्रॉस से लिखा जाता है उसे क्या बोलो, वेक्टर बोलो। तो यहां कह सकते हैं यह क्या हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये वाला हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे बता सकते हो, जैसे कर सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, वर्क डन। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू, तो ये क्या आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट है। दो क्वांटिटी के बीच में डॉट लगा हुआ है, इसे हम बोलेंगे, पहले पहचान लेंगे कि अगर डॉट लगा हुआ है ये क्या होगा, स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर होगा। जैसे हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या होगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कभी ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते हैं। क्यों बोले तो कि डिस्टेंस हमारा क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको पता है स्केलर और वेक्टर किसे करते हैं। दूसरी बात अगर यहां देखते हैं, जैसे कि मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। इसलिए अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, और ये वेक्टर है, इसके साथ जो वेक्टर के साथ जो वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीपल रहता है तो क्या होता है, वेक्टर होता है। मतलब ये जान लीजिए कि दो प्रोडक्ट में अगर दो क्वांटिटी अगर स्केलर है और दोनों अगर वहां डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो वह स्केलर क्वांटिटी है, अगर क्रॉस लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला आपको आएगा, ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे कुछ इसके टर्म्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म इसके क्या है, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट टर्म है कि वेक्टर के हमारा जो एक्सिस था कितना था, 3 था, आई जे के, आई जे के। मतलब यहां पे ये समझ रखिएगा कि जब भी हमारा एक्सिस की बात करता हो 3 होता है, आई जे के, है ना, ये बात आ गया। अब कभी ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा डीफर हो, डीफर एक्सिस हो, डीफर एक्सिस है, जैसे कि आई डॉट जे, या हम कह सकते हैं जे डॉट आई, या हम कह सकते हैं जे डॉट के। मतलब कि एक दूसरे का डिफर होना चाहिए। आई डॉट जे, उसके बाद हो सकता है जे डॉट के लिख लीजिएगा, है ना, और भी इसमें लिख सकते हैं कि के डॉट आई है। देखिए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ठीक है। मतलब कि आप ले लीजिए इस प्रकार से के डॉट आई। अगर सभी डिफर हमारा पास क्या है, यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है और उसमें भी हमारे क्या है, ये डॉट लगा हुआ है, तो ऐसी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। जब भी कभी, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ आपको 3i डॉट 5j, तो यहां पे देखिए मल्टीपल कीजिए,
5 3 जा कितना हो गया 15, मानता हूं 15 हो गया वहां पे, लेकिन आई डॉट जे, अब दोनों गुना होगा तो आई और जे क्या होता है 0 होता है, तो इंटू 0 क्या वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो भी अगर डिफर हमारे पास हो जाएगा क्या होगा वो 0 हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे सेम वेक्टर मेरा रहेगा, सेम वेक्टर रहेगा जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होगा 1। अगर सेम वेक्टर अगर आपस में क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहां साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए अगर इस प्रकार से लिखा हुआ a डॉट b, a डॉट b है ना, a डॉट b, तो इसे कैसे लिखोगे आप लोग? देखिए ax bx प्लस ay by प्लस az bz, एक के दूसरे के साथ आप मल्टीपल कर सकते हो, तो ये वैल्यू को आप याद रखोगे। ठीक है, और भी क्या याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या मैं बोला था आपको, a प्लस बी इक्वल टू हो सकता है b प्लस a, ये बात आ गया। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब बात को याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी अगर इस प्रकार से आपसे बात करेगा तो इसको आप क्लियर से याद रखिएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं, ये आप देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है 2i है ना प्लस 3j, ए वेक्टर। दूसरा दिया हुआ है 3i प्लस 4j। आप बताओ मुझे a डॉट b वेक्टर क्या होगा, a डॉट b वेक्टर क्या होगा? तो क्या करना है, मेरा a वाला टर्म है b वाला है, दोनों को गुना कीजिए 2i प्लस 3j, और यहां डॉट पड़ गया है 3i प्लस 4j। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे, इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, जैसे 2i मतलब कितना होगा 3 2 जा 6, i डॉट i प्लस इसको एक बार इसके साथ करो 4 2 जा 8, i डॉट j प्लस 3 3 जा 9, j डॉट i प्लस इसके साथ कीजिए 4 3 जा 12, j डॉट j। अब देखिए वहां मिलाइए, b भर कौन सा है और सेम कौन सा है, i डॉट i क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा 6, प्लस i डॉट j देखिए क्या है 0, तो 8 इंटू 0 प्लस यहां 9 इंटू 0 प्लस यहां 12 इंटू 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये सब 0 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो, कोई वैल्यू रहेगा है ना, ये जैसा क्वेश्चन दिया था आपको ये है ना, ये क्वेश्चन ऐसा, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये आपकी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर थोड़ा सी बात अगर ऐसा रहेगा, जैसे आप देखिए अगर थोड़ा सा ये रह सकता है, अगर हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म, मैट्रिक्स आप लोग जानते हो जैसा रहता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है, जैसे a डॉट a क्रॉस b इस प्रकार से, और यहां पे मेरा लिखा हुआ है i j k, यहां पे मेरा क्या है ax, और देखिए क्या होता है ax हो गया, ay हो गया, az हो गया, ये क्या हो गया bx हो गया है ना, by हो गया और bj हो गया, दो हमारे मैट्रिक्स फॉर्म है। तो इस प्रोडक्ट में हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऐसे वेक्टर में निकालने के लिए आप इसको एक बार
बार यहाँ पे हाथ रखिए, ठीक है। हाथ रखने का मतलब ऐसे नहीं कोई जादू है यहाँ बन जाएगा, हाथ आप रख रहे हैं तो आप किसको ढक रहे हो, आई को ढक रहे हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ रखने के बाद क्या कीजिए, ये दोनों को गुणा कीजिए, ये दोनों गुणा कीजिए और इसमें इसको घटा दीजिए। तो चलिए मैं ऐसे करता हूं, ए वाई बी जेड माइनस ये दोनों गुणा किए, अब ये दोनों को इधर कर दिए, माइनस ए जेड डी वाई। अब देखिए कि हाथ किस पे रखे थे, आई पे, तो ये वाला आई हो गया, प्लस डाल दीजिए बीच में, ठीक है। ये प्लस होता है क्या, नहीं, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है सब में माइनस होता है। अब क्या करेंगे यहाँ बीच वाले को हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे यहाँ पे, तो जे वाले को ढक रहे हैं तो इधर गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ ए एक्स बी जेड माइनस हो जाएगा आपको ए जेड बी एक्स, और ये कौन सा ढके थे आप, जे वाले, तो यहाँ जे लिख दीजिए माइनस। अब देखिए किसको ढक रहे हो, के वाले को, ठीक है। तो के वाले को ढकेंगे तो ये दोनों मल्टीपल होगा और ये दोनों भी घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो a क्रॉस b क्रॉस इधर पर क्या मिलेगा आपको, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी जेड आ गया आई प्लस सॉरी माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी आ गया ए जेड बी एक्स जे आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे, यह माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया ए। तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ये यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर फाइंड कर सकते हो, आई जे के। क्लियर हो गया, ओके ओके। देखिए ये आ गया आपको ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखिए एक्स आई का कंपोनेंट यहाँ है, ये जे का यहाँ है, के का यहाँ गया, ये आ गया आपको माइनस, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो गया, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, है ना। जब भी आप इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपको, ये आपका आ गया, उसके बाद यहाँ माइनस, इसके बाद यहाँ प्लस आ गया। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। ये बात आपका आ गया मैट्रिक्स का ए क्रॉस बी पे निकाल सकते हैं। अगर आपको डॉट पे पूछता है तो डॉट पे तो सिंपली आपको है, लेकिन इस पे क्या है, इस प्रकार से मैट्रिक के फॉर्म निकाल सकते हैं। ज्यादा करके इस पे आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग जहां पे अगर फिजिक्स में यूज है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके ऊपर में, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे प्लस है, कभी कभी मिस करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज का सेशन हम लोग आज यही रहने देते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है 11th के लिए, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है, लेकिन उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग लैबिज थ्योरम पे भी बात करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।